नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस में, जिसमें आप मेरे साथ में यूपीएसआई के लिए 2025 के लिए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा चाणक्य सीरीज चलाई गई है और ये चाणक्य सीरीज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है और इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व भी कराती है और उन्हें एनालाइज करके बहुत सारे यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस भी तैयार कराती है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम यहाँ पे 32वें सेट करने वाले हैं। इससे पहले आपके 31 सेट हो चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ये क्लास रोजाना 12:30 बजे होती है। हाँ भी भाई, गीता स्टार्ट हो चुकी है क्लास। आप बार बार कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे केवल एक यानी जीएस की ही क्लास नहीं है, अदर क्लासेस भी दी जाती हैं, जिसमें अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ये कहूँ कि यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस भी दी जाती हैं और रीजनिंग की क्लास जो होती है वो सुबह 7 बजे होती है। इसके बाद जीएस की क्लास है 12:30 बजे। यहाँ पे आपको मैथ्स की क्लास जो मिलती है वो शाम को मिलती है 8 बजे और 9 बजे आपको हिंदी की क्लासेस दी जाती हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे साथ में बैच पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ में कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, आप हमारे साथ में थ्योरी को समझना चाहते हैं, तो आप हमसे यहाँ पे चाणक्य की सीरीज से जुड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे चाणक्य की जो बैच है, ये बैच आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है पूरी तरीके से यूपीएसआई 2025 के लिए। यहाँ पर पूरी थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर थ्योरी के अलावा आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक पर कम फोकस करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ चाणक्य बैच के जो लॉन्च किया था उसके बाद सफलता मिली और सफलता के बाद हमने चाणक्य 2.0 जो है वो भी लॉन्च कर दिया है। यानी ये आपके लिए एक नया बैच है, एकदम फ्रेश बैच है। आप इसमें भी इनरोल करा सकते हैं और मात्र 599 रुपये में आपको ये बैच प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप एसआई के अलावा कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे उत्तर योद्धा बैच से भी जुड़ सकते हैं, जो कि आपको मिलने वाला है बाई एससी ऐप पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाई एससी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। आप रजिस्टर करिए, फिर उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो भी बैच पढ़ना चाहते हैं, जो भी बैच खरीदना चाहते हैं, आप उस बैच को खरीद सकते हैं। रोजाना आप हमारे साथ में क्लासेस ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपकी क्लास। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंध है, यानी पीवाईक्यूज में आ चुके हैं। और आने के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। इसलिए मैं कहता हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे आप चीज़ों को नोट कर पाएँ। और नोट करेंगे तो आपको वो चीज़ आपके एग्जाम में फायदा देगी, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाते हैं उस टाइम पे रिवाइज के लिए आपके पास में कुछ शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके पास में ये नोट्स काम करेंगे अगर आप खुद से लिखते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। तो यूनिवर्सिटी की जब बात की जा रही होगी तो इसका स्थापना पूछी जाती है और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली किस वर्ष में स्थापित किया गया था। बरेली में है, ये आपको पता चल गया क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन आपका ये बनके तैयार हो गया। दूसरा यहां पे बोला गया है कि ये किस वर्ष में स्थापित की गई थी, आपको ये बताना है। तब तक मैं आपको बता दूं कि स्थापित की क्यों गई थी। आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी, और इस आगरा यूनिवर्सिटी पर क्या है, लोड इतना ज्यादा हो रहा था। इस स्थिति में ये क्या कर रही थी, ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी वहां पर, यानी रोहेलखंड के क्षेत्र को। तो आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा रोहेलखंड के क्षेत्र को सेटिस्फाई न करने के कारण एक यूनिवर्सिटी ओपन की जाती है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, वो है महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। अब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोई ना कोई तो आएगा। तो कौन आता है, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के रूप में आती है, जिसका नाम 1997 में चेंज कर दिया जाता है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय। लेकिन इसकी स्थापना कब की जाती है, तो यह भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है 1975 में की जाती है, यानी 1975 में रोहेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और 1997 में इसी रोहेलखंड को महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया। नमस्ते शर्मा। चलिए ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल चुका है, ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन रहा था और अंग्रेजों के शासन में एक रूल था जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल।
और डिवाइड एंड रूल की जो वास्तव में नींव रखी जाती है वो यहाँ पे रखी जाती है, और इसी के कारण ही आज हम यहाँ पे अपने देश के विभाजन को देख पाते हैं। यानी हमारा जो विभाजन हुआ है वो यहाँ से होता है, यहाँ से शुरुआत होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पेश किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पेश किया गया था यह पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सुधार के अंदर हुआ क्या था। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे मुसलमान और हिंदू दोनों ही रहते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि मुसलमानों के लिए, यानी मुसलमानों के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, अलग निर्वाचक प्रदान किया गया था। यानी मुस्लिम जो हैं वो सिर्फ अपने प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, मुस्लिम अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे। जिससे क्या प्राप्त हुआ, यहां से हमें पता चलता है, यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो गहरी खाई आज के टाइम पे मिलती है वो इसी मिंटो सुधार के कारण मिलती है। ये भले ही सुधार की बात करता है लेकिन ये वास्तव में सर्वनाश कर चुका है। और इस सर्वनाश की बात करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार है इसने हमारे देश का सर्वनाश किया, और ऐसा सर्वनाश किया कि 1947 में हम यहाँ पे भारत और पाकिस्तान में बट गए थे। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि मुस्लिम अपने प्रत्याशी को क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक सुधार होता है कि पहली बार किसी भारतीय को कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाया गया था। यानी यहां पे एक और सुधार हुआ था कि पहली बार किसी भारतीय को कार्यकारी परिषद में क्या बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था। कार्यकारी परिषद में अगर कोई सदस्य बना है तो उसका भी नाम पूछा जाता है कि पहला सदस्य कौन था। तो आप उनका नाम याद कर सकते हैं। उनका नाम क्या है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। क्या नाम है उनका, सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, लेकिन इतनी बात हो गई तो यहां पे ये भी पता होना चाहिए कि ये सुधार आया कब था। तो आप यहां पे क्या कहेंगे कि ये जो सुधार आता है ये 1909 में आता है। यानी इसे किस नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार 1909, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। जहां जॉन मार्ले जो थे वो भारत के लिए ब्रिटिश सचिव थे, और यहां पर जो मिंटो हैं ये भारत के वायसराय हुआ करते थे। यहीं से आपका डिवाइड एंड रूल स्टार्ट होता है। यहीं से भारत में के मुस्लिम और हिंदू के बीच में यहाँ पे गहरी खाई खुदती है, और जिसके बाद में हम यहाँ पे इसी मानसिकता के कारण विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3rd। एक तरफ यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शिक्षा की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे थे, और इसी बीच आते हैं कौन, जिनमें से कोई एक, वो क्या करते हैं कि बंगाल में 1901 में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना कर देते हैं। यानी हम यहाँ पे क्या बढ़ रहे थे, आज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे देखा गया कि भारतीय समाज को आधुनिक शिक्षा की भी जरूरत है। तो भारतीय समाज में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले के लिए शांति निकेतन स्कूल का स्थापना की गई थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे समाज में आधुनिकता को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आधुनिकता को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बढ़ावा दे दिया। बढ़ावा देने के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज की गई, यानी हम पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकते। यहाँ एक और बात की गई कि पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित ना रखा जाए। यहाँ पर यानी कोई भी शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित ना हो, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर कला का भी यहाँ पे ज्ञान देना चाहिए। कला के साथ साथ यहाँ पे संस्कृति की बात की जानी चाहिए, यानी हमारे कल्चर की बात की जानी चाहिए। उसके अंदर नैतिकता की बात आनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात और नोटिस करनी चाहिए कि हम प्रकृति से भी जुड़े हों। ठीक है, यहां पर केवल आप पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित ना हो, हम कला से, अपनी संस्कृति से, अपनी नैतिकता से और अपनी प्रकृति के साथ में यहां पे अपने आप को विकसित करते हुए देखेंगे। तो वो यहां पर बात कौन करते हैं, इसी की बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं के द्वारा स्थापना की जाती है शांति निकेतन स्कूल की। और इनको एक और बात याद रखना, ये पहले भारतीय भी थे या पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, पहले एशियाई जिन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। बताइए कितनों का आंसर सही है।
हाँ जी बिल्कुल, रविन्द्रनाथ है, एएसपी का आंसर अच्छा है। रात को हिंदी क्लास में आया करो। हाँ जी बिल्कुल आया करो, रात को हिंदी की क्लासेस होती हैं, शाम को 9 बजे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। रोहित तिवारी कह रहे हैं भाई नेक्स्ट, बिल्कुल आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बोला जा रहा है कि आपके सरकार के कोई खर्चे होते हैं, सरकार का यहाँ पे व्यय भी होता है, सरकार यहाँ पे आय भी करती है। अब आय व्यय का प्रावधान जो किया गया है, ये बात की गई है हमारे पास में एक आर्टिकल 110 में, यानी अनुच्छेद 110 धन विधेयक की बात करता है। क्या करता है, अनुच्छेद 110 जो है वो मनी बिल की बात करता है। लेकिन मनी बिल ये है या फिर नहीं है, इसको प्रमाणित करने का अधिकार किसी के पास है। तो किसके पास है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या है इसका आंसर। रोहित तिवारी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, त्रिषा कह रहे हैं अच्छा, एएसपी कह रहे हैं डी। तो जो लोग यहाँ पे डी के साथ हैं, यानी लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पे क्या कर सकता है, किसी भी बिल को यहाँ पे प्रमाणित करेगा ये धन विधेयक है या फिर नहीं है। अगर वो चाहे ये धन विधेयक नहीं लगता है तो उसे वो क्या कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है। और एक बात याद रखना कि धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश होता है। कहाँ पेश होता है, केवल लोकसभा में पेश होता है। और अगर आपको यह भी पता चल चुका है, अनुच्छेद भी पता चल चुका है, लोकसभा में पेश हो रहा है, तो वहां पर लोकसभा का अध्यक्ष ही है जो इस पर क्या कर रहा है, जो इस पर प्रमाणित करने का अधिकार रखता है। इसे राज्यसभा में भी भेजा जाता है, राज्यसभा में भी भेजा जाता है, लेकिन वहां पर 14 दिन के भीतर आपको सुझाव देना होगा। और सुझाव भी आपके लिमिटेड हैं, लेकिन आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, आप इसे संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बताइए कितनों का आंसर सही है, त्रिषा का, चित्रांशी का, रोहित तिवारी का। बिल्कुल भाई नेक्स्ट आएंगे, बिल्कुल भाई। अगर कॉफी बनाई जा रही है तो पी लेंगे, कोई बात नहीं है, आप बढ़ाओ, लेकिन आपको यहाँ आना पड़ेगा कॉफी पिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अधातुएं जो होती हैं, यानी हम यहां पे अधातु की जो बात कर रहे हैं, अधातु यहां पर तीनों अवस्थाओं में रहती है। तीनों अवस्थाओं का मतलब ये सॉलिड फॉर्म में भी होगी, ये आपकी लिक्विड फॉर्म में भी होगी, ये आपकी गैसियस फॉर्म में भी होगी। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बात बता दो, अगर ठोस फॉर्म में है तो वो कौन हो सकता है, तो आप कहेंगे कि सर वो तो आयोडीन है, आयोडीन ठोस अवस्था में होती है। सल्फर है, ये भी ठोस अवस्था में होती है। अगर आप गैसियस की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ जी सर, गैसेस जो होती हैं, यानी नाइट्रोजन है, ये गैस है, ये भी ठोस अवस्था में अधातु है। क्लोरीन है, ये भी गैस अवस्था में अधातु है। लेकिन द्रव की जब बात करेंगे तो एकमात्र ऐसा है, यानी एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी। बता दीजिए किन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है। ज्यादा एक्सप्लेन ना करें, सिर्फ क्वेश्चन कराएं भाई, एक्सप्लेन ही कराया जाता है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे बच्चे जुड़ते हैं। और ज्यादा एक्सप्लेन ना करने का कारण है तो आपके पास में एक बुक आती है, आप बुक ले लो, क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आप ले सकते हैं। क्वेश्चन ए पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का सी, और उसके बाद में आप एक और बुक लेके खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चलता है क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी बिल्कुल, प्रिंस से ऑप्शन आ चुका है, क्रिंस का, तशा का, रोहित का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अगर आपकी उम्र 6 वर्ष से कम है, कोई बच्चा है 6 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उसकी देखरेख करनी है, उसे शिक्षा देने का उपबंध किया जाना है, तो हमारे पास में ऐसे आर्टिकल भी हैं जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख करने का प्रावधान देते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान भी करते हैं। तो उनमें से आपका पूछा जा रहा है कौन सा आर्टिकल है, तो ये भी बता दीजिए। तब तक आपको मैं बताता हूं कि एक आर्टिकल और है जो कि हमारा, ये सारी चीजों हैं 86वें संविधान संशोधन में की जाती हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में यहां पर प्रावधान किया गया, और एक आर्टिकल हमें दिया गया, कौन सा, आर्टिकल 21A। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे 6 वर्ष से कम की बात की जा रही है, लेकिन यहां पर 6 से 14 वर्ष की बात की जा रही है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, तो उनको निःशुल्क, उनको क्या करना है, उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान देना है, यानी शिक्षा प्रोवाइड करानी है। ठीक है,
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 21A में दिया गया है और इसी के लिए एक एक्ट लेके आया गया जो कि आपका RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें बताया गया है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, जो आया था आपका 2009 में। यहां पे बात की जा रही है, ये जो बात की गई है ये आर्टिकल 45 में की गई है, यानी आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आपको देखरेख करनी है, उनको टीका भी लगाना है, उनको देखरेख के साथ साथ यहां पे उनको अधिकार भी देने हैं, शिक्षा भी प्रोवाइड करानी है, तो वो अनुच्छेद 45 के तहत की जाती है। ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रावधान किया गया था और ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रावधान किया जाता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सभी को है। ठीक है, बिल्कुल रोहित तिवारी। 42वां संविधान संशोधन कहां गया, 86वें की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रांशी का आंसर ए है, एएसपी का आंसर आ चुका है, स्टूडेंट लाइफ का भी आ चुका है, त्रिषा का भी आंसर आ चुका है, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्या कहता है, चुनाव आयोग बिल्कुल न्यूज में बना हुआ है, आप सभी जानते हैं बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो उस जगह पर आपकी पॉलिटिक्स आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वोट चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमें चुनाव आयुक्त के बारे में पता होना चाहिए, चुनाव आयोग के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका यह भी बनता है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि आपकी CEC के नाम से जानी जाती हैं। एक बात इसमें नोट कर लेना कि एकमात्र महिला CEC बनी है, इसके बाद कोई भी महिला CEC नहीं बन पाई है, यानी केवल आपके यहां पे जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं वो मोस्टली आपको पुरुष दिखाई देते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है 4 ऑप्शन में कौन सी ऐसी हैं जो पहली महिला चुनाव आयुक्त के रूप में यहां पे चुनी जाती हैं और कब चुनी जाती हैं। इसको मैं बता दूं कि ये 1990 में चुनी जाती हैं। तो बता दीजिए कितनों का आंसर सही है यहां पे। रोहित का आंसर ए है, प्रिंस बता रहे हैं ए, त्रिषा बता रही हैं ऑप्शन नंबर ए और चित्रांशी बता रही हैं आशा पूर्णिमा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लोग जहां पे आशा पूर्णा देवी के नाम पे जा रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, BS रामा देवी। BS रामा देवी 1990 में पहली महिला चुनाव आयुक्त के रूप में 6 से 7 महीने के लिए यहां पे चुनी जाती हैं और केवल एकमात्र महिला के रूप में यहां पे चुनाव आयुक्त के रूप में सामने आती हैं। और इसके बाद में आज तक कोई भी, यानी आज तक कोई भी महिला CEC नहीं बनी है, केवल एकमात्र हैं। जिनका नाम आपने लिया है, सुषमा चावला की आपने बात की, तो चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूं कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी। ठीक है, पहला यहां पे क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारत की महिला कौन थी। उनका नाम है सुषमा चावला। आपने आशा पूर्णा देवी बताया, तो आशा पूर्णा देवी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आशा पूर्णा देवी के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये आपकी, सॉरी सुषमा के लिए लिखा दिया मैंने, ये सुषमा के लिए नहीं है, ये आशा पूर्णा देवी का ही है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, है आशा पूर्णा देवी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है ए या सी। रोहित तिवारी बता रहे ए या सी। भाई सी है, आशा पूर्णा देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला थी। और BS रामा देवी थी जो महिला चुनाव आयुक्त थी, यानी जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। चलिए आप एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप यहां पे एक क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिए, और वो आंसर है कि वर्तमान में CEC कौन है, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। जल्दी से बताइए, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला थी कर्णम महेश्वरी, और इन्होंने भारोत्तोलन में इन्होंने ओलंपिक पदक जीता था। ये भी याद रखना कि भारोत्तोलन में इन्होंने ओलंपिक पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे क्या बताता है कि आप में से यानी किस संगठन के द्वारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स दी जाती है।
यानी किस संगठन के द्वारा यहाँ पे क्या दिया जाता है, मानव पूंजी सूचकांक दिया जाता है। और 2024 में भारत की रैंक क्या थी, 2024 में टॉप किसने किया, जारी कौन करता है और किस आधार पर जारी की जाती है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी की जाती है स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, जीवन प्रत्याशा के आधार पर। ये इसके तीन क्या है, ये तीन स्तंभ हैं जिसके आधार पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स निकाली जाती है। और इसको जारी करने वाला कौन है ये आप बताइए, तब तक मैं बता देता हूं कि टॉप कौन आया है। टॉप के साथ साथ भारत की रैंक क्या है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपके लिए टॉप का आंसर पूछा जाएगा तो टॉप आप क्या बताएंगे कि टॉप है सिंगापुर। कौन है, सिंगापुर। और तो इंडिया की रैंक की अगर बात की जाएगी तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 116। और इसको जारी कौन करता है, तो जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो जारी करता कौन, वर्ल्ड बैंक। ये बताता है कैपिटल किसकी ज्यादा है, सिंगापुर की, इसलिए टॉप पे सिंगापुर है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा के आधार पर भारत 116वीं पोजीशन पर आता है। तो यहां पर कितने लोगों का आंसर सही है, आंसर बताया साइलेंस लर्नर ने बी, 8 का डी बता रहे हैं रोहित तिवारी, प्रिंस का सी आया है, इसके अलावा गीता का डी आंसर है। तो जो लोग यहाँ पे ए, बी, सी और डी के साथ उनका गलत है, केवल ए यहां पे सही होगा, क्योंकि इसकी जारी करता कौन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपको पता है कि हाल ही में वैष्णो देवी में भी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फ्लड आया हुआ है। इसके अलावा हमने उत्तराखंड में भी बादल फटने की घटनाएं देखी थी। यानी प्राकृतिक आपदाएं होती ही रहती हैं, और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए यहाँ पे एक मैनेजमेंट काम करता है, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करता है, एक निकाय काम करता है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या कितने से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे एक एक्ट है जिसे कहते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम। और ये अधिनियम आया कब था, तो आप बताएंगे कि सर ये अधिनियम जो आया था ना, ये 2005 में आया था। कब आया था, 2005 में आया था, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाती है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने क्या बनाया, एक प्राधिकार बनाया, एक हमने निकाय बनाया, जिसका नाम क्या है, इस निकाय का नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, और वो अध्यक्ष कौन होता है, वो अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, ये बात नोट कर लेना। और इसके अलावा एक बात और नोट करनी है कि जब यहाँ पे सदस्यों की बात की जाएगी तो सदस्य यहाँ पे 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी मैक्सिमम कितने, 9 सदस्य होने चाहिए। तो यहां पर आपका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो कितने लोगों का बी आंसर नहीं है, बी आंसर है, सॉरी सर। कभी स्माइल भी कर लिया करो, क्यों स्माइल करने से क्या होगा भाई, पढ़ना आपको है, गलत सबका गलत, हाँ बिल्कुल गलत होगा। चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो, गलत तो होगा। जो लोग यहाँ पे केवल ये कहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो उसका मतलब है कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल आप ना चाहते हैं कि मेरा सही हो गया, मेरा गलत हो गया, बस आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ो, मैं सीधे बता देता हूँ कि आप चीज़ों को समझोगे नहीं, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, ये सारी चीज़ें अगर आप जान जाएंगे तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। भारत का मैग्ना कार्टा बोला जा रहा है। मैग्ना कार्टा क्या है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी मैग्ना कार्टा की बात की जाती है, उसका मतलब है कि यहां पर हम एक ऐसा संबंध, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके अंदर विस्तृत चीजें हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है, तो उसे मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। यहां पर भी बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कौन सा भाग ऐसा है जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपके पास में भाग दिए गए हैं, और भागों में आपको पूछा गया है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो आंसर क्या आया है, मैं तो खुश ही रहता हूं, मैं कौन सा दुखी हूं। ऑप्शन नंबर ए, तिवारी का भी ए है, साइलेंस लर्नर का भी ए है, और सबका आंसर आ रहा है 3। यानी जो लोग यहाँ पे ए के साथ हैं वो बिल्कुल गलत हैं, जिनका आंसर आया है भाग थर्ड यानी पार्ट थर्ड के साथ हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये भाग थर्ड को हम मैग्ना कार्टा क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर बात की जाती है भाग थर्ड के अंदर, यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात की जाती है।
किसकी बात की जाती है? मौलिक अधिकार की बात की गई है और बारीकी से इस पर अध्ययन किया गया है। और इसी के अंदर एक आर्टिकल नंबर 32 भी है, जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। और संविधान की आत्मा को बताने वाला कौन था, यानी आत्मा कहने वाला कौन था? वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मौलिक अधिकार लिए कहां से हैं? तो ये भी याद रखिएगा कि यूएसए से संविधान से लिए गए हैं। ये कहां से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और पार्ट 3 जो है, इसमें आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होता है। कौन? मौलिक अधिकार। और कहां तक है? 35 तक है। ये भी आप याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। तो कितनों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है? गीता ने दिया है। इसके अलावा भाई रोहित तिवारी 36 से 51 कहां होते हैं? 12 से 35 होते हैं। 36 से 51 डीपीएसपी है, जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, भाग 4 है वो। ठीक है, बिल्कुल मौलिक कर्तव्य आयरलैंड से लिए गए, ये भी बात सही है, इसमें क्या गलत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आपको पता है कि इमरजेंसी की बात की जा रही है, यानी आपातकाल भी लगाए जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बाहरी आक्रमण से आपातकाल लगाए जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि राज्य की सरकारें अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसी गैर संवैधानिक सरकार को यहां पे क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, यानी निरस्त कर दिया जाता है। तो फिर उसके बाद में वहां पर भी आपातकाल लग जाता है। लेकिन एक आपातकाल और है, जिसे हम वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। तो एक बात याद रखना कि भारत में कितने आपातकाल मिलते हैं, तो ये बात नोट कर लेना कि भारत में 3 आपातकाल की बात की गई है। कितने आपातकाल? 3 इमरजेंसी की बात की गई है। और एक आपातकाल जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, यानी नेशनल इमरजेंसी की जब बात की जाती है, तो नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल पूछा जाता है। इसके अलावा राज्य आपातकाल, जो राज्य में राष्ट्रीय शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन जो लगता है, उसे राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। और आपको यहां पे पता होना चाहिए, तीसरा जो आपातकाल है, इसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल कहते हैं। और एक बात नोट कर लेना यहां पे कि इनके आर्टिकल अगर आपसे पूछे जाएं, तो आर्टिकल नंबर 352 यानी 352 क्या बताता है? आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। आर्टिकल नंबर 356 यहां पे किसकी बात करता है? राज्य आपातकाल की बात करता है। आर्टिकल नंबर 360 यानी 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वित्तीय आपातकाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 360, ऑप्शन नंबर ए। तो ए किसके, ए के साथ में कौन कौन है? 360 ऑप्शन ए सब लोगों ने बताया है। 9060, 9062, 9071, 90, हाँ बिल्कुल सही बात है। साइलेंस लर्नर ने सही आंसर दिया है कि 3 बार। त्रिशा शर्मा का भी आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। आपको एक बात पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार लगाया गया है। जहां पर आपको पता है, ये भी मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है, यहां पर 3 बार कब कब लगाया गया है। तो आपको मालूम है 1962 में जब चीन ने हम पे आक्रमण किया, 1971 में और 1975 में, ये 3 हमारे पास में आपातकाल लगे हैं। और यहां पर इनकी घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। 356 की बात करते हैं या फिर 360 की करते हैं। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये बात नोट कर लेना। यानी तीनों आपातकाल में वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है और राज्य आपातकाल लगता ही रहता है। ठीक है, जहां पर मणिपुर में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भाग लिखो पूरा सर, 1 2 3 से भाई गिनती वाला ही समझ पाता हूं। भाग जो 4, ठीक है भैया, 1 2 3 वाला ही लिख देंगे। ये नहीं समझ पा रहे हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 यहां पे क्या कहता है? अब मान लीजिए बच्चे को हमने अभी तक पढ़ाई की बात करी, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि बच्चों को कारखानों में काम करना होता है, बच्चों को खदानों में काम करना होता है, फैक्ट्रीज में जाके काम करना होता है, या फिर किसी भी खतरनाक गतिविधि में वो शामिल हो जाता है। तो इस पर रोक लगाने के लिए हमारे पास कोई आर्टिकल है? बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए अगर कोई आर्टिकल है, तो इनमें से कोई एक आर्टिकल है। जल्दी से बताइए कौन सा आर्टिकल है जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में रोजगार पर रोक लगाता है? बाकी हमने अभी देख लिया क्या कि आर्टिकल नंबर 21A था। आर्टिकल नंबर 21A, और 21A क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार
लेकिन 14 वर्ष के बाद बच्चा क्या करता है, 14 वर्ष के बाद बच्चा यहाँ पे किसी कारखाने में काम कर रहा है तो उसके लिए भी रोक लगाने का अधिकार दिया गया है, और वो आर्टिकल नंबर कौन से में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है, जिसे हम बाल श्रम निषेध प्रावधान कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इस 24 के अंदर क्या किया गया है, बाल श्रम निषेध, यानी जिसे रोका जा रहा है। ठीक है, तो बाल श्रम निषेध प्रावधान यहां पे दिया गया है। शिक्षा का अधिकार भी है, तो बच्चों को रोकने का अधिकार किया। अगर आप 14 साल के बाद काम करना स्टार्ट करते हो तो उन पर रोकने का भी, या 14 साल से पहले काम कर रहे हो तो उसको रोकने का भी अधिकार है। ठीक है, चित्रांशिस क्या हो गया, कोमल का आंसर हो गया 24। हाँ बिल्कुल 24 है कोमल। स्टूडेंट लाइव आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। यहां पे आर्टिकल नंबर 45 की बात की जा रही है, और मैं आपको बता चुका हूं आज बच्चों के अधिकार की बात हो रही है, आज बच्चों की शिक्षा की बात की जा रही है, बच्चों के यहां पे बाल श्रम की बात की जा रही है। तो आप यहां पे देखिए एक और है, 6 से वर्ष की आयु की पूरी करने पर, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। हमने कौन कौन से अनुच्छेद देखे ये बात याद रखना, रिकॉल कर लो। हमने आज देखे अनुच्छेद 21A संविधान, ये क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है निशुल्क शिक्षा का प्रावधान। हमने अभी देखा अनुच्छेद 24, ये क्या कर रहा है, ये हमें रोक रहा है कि काम करने से, कारखानों में काम करने से, अगर आपकी उम्र 14 से कम है। और एक है आपका अनुच्छेद 45, जो क्या कर रहा है, 6 वर्ष से कम के बच्चों को यहां पे प्रारंभिक बचपन की, यानी उनके बचपन की देखभाल करने का अधिकार देता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। तो मुझे लग रहा है कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, कौन है? चलो कोई बात नहीं है, पता ही नहीं क्या बातें चल रही हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे पढ़ाने में लगा हुआ हूँ भाई। मेरे को यहाँ पे मोस्टली बस आंसर दिखाई देते हैं, और उसके अलावा आप जो बातें करते हो उन पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे मोस्टली ये उन चीज़ों पर नाम लो। सर कोई नाम लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 14। 14 की बात करते हैं। 14 कहता है लाइकेन में शैवाल है और कवक है, इन दोनों के बीच में संबंध की बात की जा रही है। जो आप एक रिलेशन बनाते रहते हो, ऐसा ही एक रिलेशन बनाता है लाइकेन, और ये लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बीच में संबंध बनाता है। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ये भी लाभ के लिए किया जाता है। ये संबंध भी क्या है, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि संबंध जो है, पहला है शैवाल की जब बात करते हैं, क्योंकि शैवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, शैवाल भाई ग्रीन कलर का है, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये क्या कर देगा, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बना देगा, खाना बनाएगा। और खाना बनाएगा तो किसे पहुंचाएगा, ठीक है, खाना बनाएगा, और खाना बनाता है फिर क्या करेगा, ये किसको देगा भाई, एल्गी के साथ रहता है, यानी फंजाई के साथ रहता है, तो कवक को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि शैवाल के द्वारा खाना बनाया गया, पहुंचाया किसको दिया, कवक को दिया गया। फिर इसके बाद में मैं कवक की बात करता हूं। कवक क्या करेगा यहाँ पे, कवक यहाँ पे क्या करता है कि इसको रहने की जगह दे देता है, शैवाल को सुरक्षित वातावरण देता है। ठीक है, सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। तो एक उसे खाना प्रदान कर रहा है, तो एक उसे रहने की जगह दे रहा है। और ऐसा यहां पे क्या किया जा रहा है, ऐसा एक रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है, और इस रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, यानी सिम्बोसिस कहते हैं, सहजीवता का संबंध का एग्जाम्पल है। तो बताओ कितनों ने किया है, साइलेंस लर्नर का आंसर भी, नाम लेने से कुछ नहीं होता, नाम बनाने से होता है। भैया बिल्कुल सही है, नाम लेने से कुछ नहीं होता है, नाम बनाना सीखो। अब ये मत करना, नाम तो भाई कहते ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, ऐसा मत करना कुछ भी ऐसा। क्वेश्चन नंबर बी आंसर आ चुका है, सहजी भी सभी जी राइट प्लेस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। 15 क्या कहता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। अब सोडियम की मात्रा कम हो जाती है का मतलब क्या है, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसका मतलब ये ब्लड का यूज करते होंगे,
और ब्लड यहाँ पे क्या करता है, उनके लिए एक बस का काम करता है। बस क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। तो यहाँ पर ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, सारे मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आता है। तो ये सारी चीजें जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये ब्लड कर रहा है। अब मान लीजिए ब्लड के अंदर कैल्शियम भी है, ब्लड के अंदर सोडियम भी है, और ब्लड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो हो सकता है कभी वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी वो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है क्या कि ब्लड के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है, यानी नमक की मात्रा कम हो जाती है। और अगर नमक की मात्रा कम हो जाती है ना, तो होता क्या है कि जो हमारे ब्लड में तरल पदार्थ होते हैं उनका संतुलन बनाना है, मांसपेशियों को काम कराना है और उनको सही तरीके से संचालन करना है, तो हो नहीं पाता, दर्द होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी बीमारी को हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपोनेट्रेमिया। क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, क्योंकि सोडियम यहां पे क्या कर रहा है, तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखता है, मांसपेशियों का कार्य करता है, नसों के कार्य को सही तरीके से चलाने के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो आपका ब्लड बहुत तेजी से बहेगा, तब उसे कहेंगे हाई बीपी। इसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर क्या किया जाता है, सोडियम कम खाने के लिए, यानी नमक की मात्रा कम करने के लिए बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है। 15 का पता नहीं है, एएसपी को त्रिषा ने डिलीट कर लिया है। साइलेंस लर्नर कह रहे हैं एनए, बिल्कुल सही बात है। त्रिषा का आंसर डी है, गीता का आंसर सोडियम है, और कोमल का भी आंसर आ चुका है। तो जो लोग यहाँ पे किसके साथ हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में हमने क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर किया था। और इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया था, हमने जो आतंकी चीजें, फिर कह सकते हैं कि हमारे द्वारा यहाँ पे कुछ मिसाइल्स छोड़े गए थे, जिसके बाद में हमने क्या किया था, पाकिस्तान के कुछ जगहों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और उसके लिए, यानी जब ये चीजें हुई तो पाकिस्तान ने भी हम पर हमला किया। अब हम पर जब हमला किया तो हमारे यहाँ पे एक ऐसा गार्ड है जो क्या कर रहा है, जो उन मिसाइल्स को रोकने का काम करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, S-400 कहते हैं। क्या कहते हैं हम, S-400 कहते हैं। ये क्या है S-400, ये सरफेस पर रहता है, बिल्कुल रहता है, और सरफेस से कहां जाएगा, एयर में जाएगा, यानी हवा में जाएगा, क्योंकि मिसाइल्स हवा में आ रही हैं, तो उनको क्या करेगा, खत्म करने का काम करेगा। तो ये एक प्रकार का एक सिस्टम है जो क्या कर रहा है, हवा में ही मिसाइलों को खत्म करने का काम कर रहा है। ये क्या करता है, 400 नाम क्यों है, क्योंकि 400 किलोमीटर की रेंज है इसकी, तो कि दूरी तक ये क्या कर सकता है, प्रहार कर सकता है, और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है। ठीक है, 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या कर सकता है, प्रहार कर सकता है, और इसके बाद उन्हें मिसाइल्स को नष्ट कर सकता है, एक साथ कई लक्ष्य पर ट्रैक कर सकता है, उन्हें खत्म कर सकता है। तो हमने ये कहां से लिया है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ये बी लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, सी है। ठीक है, तो हमने किससे लिया, रूस से लिया। गीता का आंसर है सी, रूस, और कोमल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा चित्रांशी बैक, यानी दोबारा आ चुके हैं। खूंखार शिकारी आ चुके हैं, खूंखार शिकारी का आंसर रसिया है। खूंखार शिकारी, तुम कैसे बच गए S-400 से। ये हमारा एक प्रकार से सुरक्षा गार्ड है जो हमें भारत पर आने वाली मिसाइल्स को ट्रैक करता है, और ट्रैक करने के बाद उस लक्ष्य को भेदने का काम करता है। और ये वास्तव में बहुत अच्छा सिस्टम भी है जो मिसाइल्स को खत्म करने का काम करता है हवा में ही, यानी इसके अंदर क्षमता है हवा में ही मिसाइल्स को खत्म करने की। इसी वजह से पाकिस्तान से आने वाली कोई भी मिसाइल हमारे देश में प्रहार नहीं कर पाई, हमारे देश में एंटर नहीं कर पाई। फायर है अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो, आपको पता है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चलिए आप बता दीजिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। लेकिन एक ऐसा कंप्यूटर भी हम लेके आए कि हमने चीजों को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। यानी जैसा हमारा माइंड करता है ना कि हम पुरानी चीजों को आज भी रिकॉल कर लेते हैं, हम पुरानी चीजों को आज भी स्टोर करे हुए हैं, और एक टाइम आता है तो उनको फिर से याद करने बैठ जाते हैं। ऐसा ही काम है हमारे पास में कंप्यूटर में। कंप्यूटर भी अपने प्रोग्राम को स्टोर कर लेता है। आपको जब वो चीज़ चाहिए तो आप तुरंत उस पर जा सकते हैं और उसको दोबारा से देख सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है,
बिल्कुल है। तो बोला जा रहा है कि संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा किसने प्रस्तावित की, यानी ऐसा प्रोग्राम जो क्या कर रहा है, ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम को स्टोर करने का काम कर रहा है। इसके अंदर मेमोरी है और मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाता है, प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। क्या किया जा रहा है, डेटा को स्टोर किया जा रहा है और प्रोग्राम को स्टोर किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, तो हम यहां पे बताएंगे कि ऐसा पहली बार कोई कंप्यूटर आया था और उसे हमने एडबैक के नाम से जाना था। तो पहला कंप्यूटर कौन सा था, एडबैक। अब आप कहेंगे पहला कंप्यूटर एडबैक तो नहीं था भाई, ये बात की जा रही है संग्रहित वाला, स्टोर करने वाला, और इसका आविष्कार करने वाला कौन था। आंसर क्या आ रहा है सर, पर्सनल हो रहे, बिल्कुल पर्सनल होंगे भाई। जॉन वॉन न्यूमैन बताया, कोमल ने शिकारी, शिकारी बता रहे हैं विवेश, विवेश भाई, शिकारी भाई तुम्हारा शिकार हो गया, क्योंकि आंसर तो आपका गलत है, क्योंकि आंसर जो दिया गया है कोमल के आंसर द्वारा, कोमल के द्वारा दिया गया है जॉन वॉन न्यूमैन, और चार्ल्स बेबेज दिया है गीता ने, और इसके अलावा किसी का भी आंसर सही नहीं है। चित्रांशी चौहान ने बताया जॉन, तो भाई चित्रांशी का भी आंसर सही हो चुका है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जॉन वॉन न्यूमैन 1945 में स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसके अंदर हमारे मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है, और पहला कंप्यूटर एडबैक के नाम से जाना गया, और इसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जितनों ने भी आंसर दिया है, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, ये जो बात की जा रही है ये कंप्यूटर की बात की जा रही है, लेकिन स्टोर्ड कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो आपका न्यूमैन हो जाएगा। इसी के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी बिल्कुल गीता, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहता है, भाई आपको एक चीज तो पसंद होगी, दाल खाना। कोई लोग कहते हैं कि दाल जो है ना वो मरीज खाते हैं, लेकिन दाल का यूज जो होता है वो प्रोटीन के लिए होता है, और उस प्रोटीन के लिए आप लोग क्या करते हैं, कभी अंडा खाने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्ट जिसे आप मरीजों का खाना कहते हैं उससे भी हमें प्रोटीन मिल जाता है भाई। तो पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरहर का प्रमुख उत्पादक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो अरहर की दाल का प्रमुख उत्पादक है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है अरहर की दाल का। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर है आपका। हमने भी पहले ही दिया था भैया, तुम्हारा आंसर निकल गया होगा, नहीं देख पाए होंगे, अब क्या करें यार, जब आपके आंसर आते हैं तो निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बता दिया करो कि मैंने पहले दिया था। ऑप्शन नंबर बी, खुकार शिकारी कह रहे हैं महाराष्ट्र, कोमल बता रही है केरला, चित्रांशी कह रहे हैं मेरा नाम नहीं ले रहे चित्रांशी। ठीक है चित्रांशी, तुम्हारा नाम नहीं ले रहा मैं। खुकार शिकारी कह रहा है महाराष्ट्र। चलिए, प्रिंस का भी आंसर आ चुका है सी। तो जो लोग यहाँ पे ए बी और सी के साथ हैं वो लोग यहाँ पे गलत हैं, आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या आंसर होगा, अरहर का। मैं आपको लिख के दे देता हूं कि दालों का प्रमुख आपसे पूछा जाए, ठीक है, यानी दाल का प्रमुख उत्पादक आपसे पूछा जाए, तब आप क्या कहेंगे, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या आंसर होगा, मध्य प्रदेश होगा। लेकिन आपसे अलग अलग दालों के बारे में पूछ लिया जाए तब क्या करोगे भाई। तो मैं यहां पे बताता हूं फिर से, जब अरहर की बात की जाएगी, अरहर का प्रमुख उत्पादक कौन, अरहर का प्रमुख उत्पादक है महाराष्ट्र। ठीक है, अरहर के बाद में दिमाग में आएगा कि अरहर के बाद में चना की दाल भी बनती है, तो चना की दाल का उत्पादक कौन, मध्य प्रदेश। ठीक है, चना की दाल के अलावा आपको अरहर की दाल खाते हैं, मूंग की दाल, मूंग की भी दाल खाते होगे, तो मूंग की दाल जो है ये जो होती है इसका उत्पादक कौन है, राजस्थान। ठीक है, और बता दूं, और इसके अलावा हमारे पास उड़द की दाल होती है, और उड़द की दाल का उत्पादक कौन, उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा भी कोई दाल है तो बिल्कुल है, एक दाल और लिख लो, हम कहते हैं मसूर की दाल। मसूर की दाल जो होती है, और ये इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादक है वो कौन है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, उड़द की दाल का मध्य प्रदेश और इसका उत्तर। ठीक है, अब एक बात नोटिस कर लेना, क्या नोट करना है कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भारत तो है ना इतनी दालों का उत्पादन कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ये भी नोट कर लो कि हम विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं।
और एक बात याद रखना, उत्पादन करने के बाद उसे खत्म करने वाला, कंज्यूम करने वाला भी कौन है? वो भी भारत है। तो भारत इतनी दाल खाता है कि जितनी उसके यहाँ होती है ना, उसको ही खत्म कर लेता है। ठीक है, भारत टॉप पे, बिल्कुल सही है। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। हाँ भाई खूंखार शिकारी, मुझे पता है तुम नए स्टूडेंट हो। अच्छा खूंखार शिकारी, तुम ये बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से जुड़े हुए हो? मेरा नेट और मेरा फोन क्या हो गया भैया? नेट और फोन को सर आपका फोन बज रहा है, मेरा कोई फोन नहीं बज रहा। मेरा फोन नहीं बज रहा भैया। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हमारे पास में नाट्य कला है। एक नाट्य कला पर एक कृति है जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं। तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या है। रोहित पटेल हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर से। भाई बिल्कुल, हम लोग रामपुर तक पहुंच चुके हैं, ये जंगल से हैं। बिल्कुल, चित्रांशी ने नाम के अकॉर्डिंग बताया कि आप भाई जंगल से हैं। कौन से जंगल से भाई? साइलेंस लर्नर मेरी ही आईडी थी भाई। तुम ये देखो, दो दो आईडी से देख रहा है इंसान। ये देखो, इससे कहते हैं भाई डेडिकेशन। एक नहीं, दो आईडी से देखूंगा मैं। चलो यहां पे बात करते हैं कि एक प्रसिद्ध कृति है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र जैसे भावनात्मक अनुभव का विस्तार वर्णन किया गया है, यानी हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं, इन भावनाओं का एक अनुभव और उसका ही वर्णन करना यहाँ पे नाट्य शास्त्र के अंदर किया गया है। और ये इसको लिखा किसने है? इनको लिखा है भरत मुनि ने। और ये नाट्य कला की आत्मा कहलाता है, यानी नाट्य शास्त्र को हम नाट्य कला की आत्मा भी कहते हैं। अब दिमाग में आपको एक चीजें और याद करनी है कि मनु के द्वारा कुछ लिखा गया है। बिल्कुल लिखा गया है, मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी है। क्या लिखा गया है? मनुस्मृति का निर्माण किया गया है, इनको लिखा गया है मनु के द्वारा। और मनु, इसमें धर्मशास्त्र की बात की जाती है, इसमें धार्मिक चीजों की बात की जाती है, एक सामाजिक ग्रंथ भी है, इसके अंदर नियम भी हैं, इसके अंदर नीतियां बनाई गई हैं। तो यहां पर मनुस्मृति जो है मनु के द्वारा लिखी जाती है। कालिदास की अगर मैं बात करूं तो इनका एक फेमस नाटक है जिसे हम कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या कहते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहां पर कालिदास के अलावा एक नाटक जिसमें प्रेम के बारे में बात की जाती है, जिसमें प्रकृति के बारे में बात की जाती है, जिसमें मुक्ति की प्रधानता के बारे में बात की जाती है, वो नाटक लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा। यहां पर जब मैं पाणिनि की बात करता हूं तो पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया है उसे हम कहते हैं अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 8 अध्याय की बात की गई है, इसके अंदर व्याकरण की बात की गई है, इसके अंदर प्राचीनता की बात की गई है, एक वैज्ञानिक ग्रंथ भी है। और आपको पता होना चाहिए इन्हीं माहेश्वर सूत्र दिए थे, जो शिव जी का जो डमरू है उससे निकलते जो स्वर निकले थे, उन्हीं स्वर को लिखने वाले यही थे। तो संस्कृत का जो स्वर है जिसे हम अ ई उड़ा ऋला का ए ओड़ा ए ओचा हैवरटा कहते हैं, ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र देने वाले भी कौन थे? ये पाणिनि ही थे। जिस तरीके से हम आ से ज्ञान तक वो पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारे पास संस्कृत में भी हैं जिसे हम आ ई उड़ा ऋला का ए ओड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेरे पास जीके जीएस का खड़ाना है। आप फ्री रहते हैं उस टाइम, क्या बात चल रही है? किसी के पास नोट्स हैं? आरुषि यादव भाई, नोट्स ही तो यहाँ पे लिखाए जा रहे हैं। किस चीज के नोट्स चाहिए ये भी बता दो। सर ये कौन सी भाषा थी? ये संस्कृत भाषा है, संस्कृत व्याकरण के अंदर है। जैसे आप यहाँ पे ए से जेड तक पढ़ते ना, अक्षरों का ज्ञान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ई उड़ा पढ़ते हो, जिसमें हम आ से ज्ञान तक पढ़ते हैं, क ख ग घ च छ ज ट ठ ड ढ त थ द न प फ ब म य र ल व श भ श ह ह छत्रज्ञ। इसी तरीके से हमारे पास में संस्कृत में भी है जिसे हम कहते हैं अ ई उ ड़ ऋ ल रे क ए ओ ड़ ए ओ च है व र ट। इस तरीके से हमारे पास में 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सर मैंने तो स्टार्टिंग से चाहिए, मेरे पास है नहीं, पॉलिटी इकोनॉमिक्स सबके बिल्कुल मिल जाएंगे। आरुषि यादव, हमारे यहाँ से आप बाईएससी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे नोट्स धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि किसमें मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, यानी किस ईयर में
मानव पर्यावरण, यानी जब हम ये देख रहे थे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन हो गई है, इंडस्ट्रीज ओपन होने के बाद में हमारा पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, हमने जाना कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, हम यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव देख पा रहे थे, हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते जा रहे थे। वो ऐसी स्थिति में आता है एक दिन, और वो दिन कौन सा है आपसे ये पूछा जा रहा है, वो कौन सा ईयर है वो आपसे पूछा जा रहा है कि इस दिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पर्यावरण को देखते हैं, पर्यावरण पर पहली बार एक बैठक करते हैं। और पहली बार बैठक स्टॉकहोम में होती है। कहाँ होती है? स्टॉकहोम में। और ये स्टॉकहोम कहाँ पर है? ये आपका स्वीडन में है। और इस स्वीडन में स्टॉकहोम में बहुत सारे लोग, देश, कितने देश? 122 देश। 122 देश क्या करते हैं? भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और ये बात करते हैं किसकी? पर्यावरण की। और पहली बैठक थी ये कभी अभी तक की, पर्यावरण की पहली बैठक आपसे पूछी जाए वैश्विक स्तर पर, जहां पे अपनी समस्याओं का बात की गई, जहां पर अपने एक समाधान की बात की गई, तो ये यहां पर बात की जाती है स्टॉकहोम में। और यहां पर होता क्या है, यहां पर इसका सब्जेक्ट जो रहता है, आप जब भी ये भी जानते हैं कि सब्जेक्ट भी रहते हैं, तो सब्जेक्ट क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, सभी जानते हैं, ओनली वन अर्थ, यानी हमारे पास केवल एक पृथ्वी है, और इसको भी हम क्या कर रहे हैं? प्रदूषित करते जा रहे हैं। फिर हम कहां रहेंगे भैया? यहां पर होता क्या है, ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, ये कब होता है? 1972 में। लेकिन कब? जून में। और जून में भी कब? 5 से लेकर 16 जून तक किया जाता है। और 5 से 16 जून तक 1972 में पहला सम्मेलन था। और इसी कारण हम 5 जून को क्या मनाते हैं? इसी कारण हम 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस, क्योंकि इसी दिन स्टॉकहोम में पहली बार सम्मेलन हुआ था, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये सारी चीजें आपको यहां से पता चलती हैं। और हम यहां पे आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता देते हैं, सी। तो बता दीजिए सी का आंसर क्या है? 20 का दिया है बी, 1972 का स्वीडन, बी 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 गज बेइज्जती। गीता गीता मन तो भूल गए, क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो ठीक है, लड़ने से कुछ नहीं होना, पढ़ने से बहुत कुछ होना है। ठीक है, लड़ना है तो भाई ऐसी कुछ चीजें कर लो जिसपे आप जवाब दे पाओ, मेरा ये मानना है। ठीक है, और इसी के बाद में इसका एक और चीज मैं बता देता हूँ, यूएनई की पी की भी स्थापना की गई थी, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है सर, क्यों इतना जोश से पढ़ा रहे हो? नहीं पढ़ाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, तुम्हारा नाम चित्रांशी चौहान है, नाम ले दिया है, बस खुश। ठीक है कोमल, आज क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पर जितने भी साथी हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वास्तव में अच्छी तैयारी चाह रहे हो, और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 तक आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए। तो जितने भी साथी हैं कम से कम इतना तो बता सकते हैं। ज्यादा होशियार बन रहे हो तो ओपन चैलेंज है भैया। किस बात का चैलेंज है? चित्रांशी दिक्कत है रही है। भाई देखो, लड़ने से यहाँ पे अगर कुछ होता तो फिर लड़ाई में सब आगे निकल गए होते। और आज आप देख पा रहे होगे कि अमेरिका भी भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है, टैरिफ से जीत नहीं पा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका जीत नहीं सकता, लेकिन टैरिफ वॉर में नहीं जीत पा रहा। और इसी तरीके से रूस और यूक्रेन 3 सालों से युद्ध पे लड़े हुए हैं, लेकिन आज तक ये परिणाम नहीं निकला है कि कौन जीता। ठीक है, अगर हम अपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो वहां पर भी पाकिस्तान अपना कहता है, भारत अपना कहता है। तो आप अगर देखें तो किसी की लड़ाई का सही रिजल्ट कभी कहीं नहीं मिलता है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई पर फोकस करें, पढ़ाई से बहुत कुछ मिल सकता है, एग्जाम क्वालिफाई हो सकते हैं। और एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, वो कोल्ड वॉर क्या है? अपने शांत रहकर सामने वाले को जवाब देना, वो सबसे अच्छा होता है। सर आज मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्यों? आज क्या हो गया? सर मेरे नोट्स वगैरह नहीं है, आप बता दो कहीं मिल जाएं तो मेरे को भी कुछ समझ आए। आरुषि यादव, अगर आपको नोट्स की बात आ रही है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हमारी एक एप्लीकेशन बाईएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर हम धीरे धीरे चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपको कुछ चीज़ें पेड में मिल रही हैं, लेकिन हम वहाँ पर फ्री कुछ चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोगों की मदद हो सके, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकें।
ठीक है। तो अभी उस पर काम चल रहा है, कुछ दिनों में आपको वहां पे कुछ नोट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पे आपको आज क्लास दी, क्वेश्चन नंबर 20 आपको पढ़ा दिए। ये क्लास आपकी रोजाना 12:30 बजे होती है, आप हमारे साथ में रोजाना 12:30 बजे जुड़ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे पीछे मेरे थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे हम 4 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं यूपीएसआई से रिलेटेड। बाकी हम पैट की भी क्लास देते हैं, शाम को आप 7 बजे जुड़ सकते हैं जीएस के लिए और 8 बजे जुड़ सकते हैं मैथ्स के लिए। आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा बैच भी लॉन्च किए गए हैं और बैच का नाम है हमारा चाणक्य बैच। और ये चाणक्य बैच जो है 599 रुपए में आपको पूरी तरीके से यूपीएसआई से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाने पर निर्भर है। आपको वो सारे कंसेप्ट पढ़ाता है, वो सारे यहाँ पे कंसेप्ट को इस तरीके से पढ़ाता है कि आपको फिर दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आप अपने आप को इंप्रूव देखेंगे कि हाँ मेरे अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो चुके हैं, और जब एग्जाम से बाहर निकल के आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हमें ये सफलता चाणक्य बैच की वजह से मिली है। और इसी के लिए आपको हमने चाणक्य 2.0 बैच भी यहाँ पे लॉन्च किया है, और ये बैच बिल्कुल नया बैच है जिसमें हम यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहे हैं, केवल यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहे हैं। बाकी आप कांस्टेबल के लिए उत्तर योद्धा बैच भी ले सकते हैं। इसकी मात्र कीमत आपको 599 रुपए में दी जा रही है। और अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें कुछ और अच्छे से तरीके से चीजें समझाई जाएं, तो आप यहां पे कॉल कर सकते हैं 8266981579 पर। इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, और ये जानकारी आपको बिल्कुल सही तरीके से दी जाएंगी। और आप के अगर माइंड में कोई भी डाउट चल रहा हो, मान लीजिए कोई डाउट चल रहा है, बैच से रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है, या फिर आप चाहते हैं कि हमें कोई यहाँ पे सजेस्ट करे कुछ चीज़ों को, आप काउंसलिंग भी चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सजेस्ट भी किया जाएगा, आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके अंदर वीकनेस किस चीज़ की है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। तो आप इस पर कॉल करके पूरी तरीके से सारी चीज़ों को जान सकते हैं। और इसमें एक एप्लीकेशन हमारी बाईएससी ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, और हमारा बैच चाणक्य बैच इसको खरीद सकते हैं। बता दी चलिए सर, ये आपका पर्सनल नंबर है क्या? इतनी हाई लेवल की तैयारी कहां से किए हम? हाँ सर, यही सजेशन चाहिए। बिल्कुल आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये नंबर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये जो नंबर है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब दिख रहा है नंबर, ये वाला नंबर, ठीक है, 8266981579। और अच्छे से दिखा दूं भाई, और अच्छे से लिख लो, 8266981579। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप उनसे बोलेंगे तो टीचर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी टीचर से, चाहे वो अखिल सर हैं, चाहे मैं हूं, या फिर आपके यादबिन सर हैं, या फिर और कोई टीचर है जिनसे आप बात करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हेल्पलाइन में सारी चीज़ें यानी आपकी हेल्प की जाएगी, सीधी बात यह है। ठीक है, अरे सर दिख गया, आप तो बेइज्जती बेइज्जती नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए और चीज़ें लिख दिया अच्छी तरीके से। मेरे मैसेज हाइड होते हैं इसलिए 61 आईडी यूज करता हूँ भैया। हम लोग एक आईडी से ही काम करते हैं, 60 61 50 100 200 हमें अपने आप को दिखाने के लिए कभी इतनी आईडी की जरूरत नहीं होती है। हम अगर खुद में कोचें तो एक आईडी बहुत होती है, एक आईडी काफ़ी होती है। ठीक है, अपना नाम बनाने के लिए 10 जगह नहीं, एक जगह का जाओ, एक जगह पे काम करो। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको इसी टाइम पे 12:30 बजे। जिसको भी बात करनी है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, तो आप इस पर सजेस्ट कर सकते हैं, आप जो भी सजेशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।